हाँ बाबू, अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और आज हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो इंडिकेटिंग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा कि दो प्रकार के हैं। जैसे बेसिकली हम लोग लेंगे मूविंग आयरन टाइप और मूविंग कॉइल टाइप। फिर पढ़ा हम लोगों ने कि भाई मूविंग आयरन वाला भी दो प्रकार का है, अट्रैक्शन वाला और रिपल्सन वाला। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल टाइप, जिसमें हमारी कुंडली अथवा कॉइल मूव करेगी। नाम से ही जाहिर है कि इसमें कुंडली, वहाँ पर हमारा जो है लोहे का पीस मूव करता था, उस लोहे के पीस से ही हमारा स्पिंडल जुड़ा होता था। डैम्पिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस सब उसी से पॉइंटर जुड़ा रहता था। तो उस लोहे के चलने से हम लोगों का जो है वो स्पिंडल घूमने लगता था, और फिर स्पिंडल से जुड़ा हुआ पॉइंटर चलने लगता था अंशांकित पैमाने पर। तो इस तरह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता था, और बकिया उसी लौह का जो पीस है उसी के साथ हम लोग कंट्रोलिंग डिवाइस, डैम्पिंग डिवाइस भी संयोजित कर देते थे। तो वैसे यहाँ पर अब लोहे के जगह पर चलेगा हम लोगों की कॉइल। वहाँ पर कॉइल क्या थी? फिक्स थी, स्थिर थी, और लोहे का पीस चल रहा था, जिसे हम लोग कह रहे थे कि अंडाकार लोहे की एक डिस्क होती है जो कि गति करती है। तो वैद्युत का जो गुण है वो चुंबकीय गुण है। कहीं से भी धारा बहेगी तो वो तार जो है चुंबकीय हो जाएगा, उससे जो है चुंबकीय फ्लक्स निकलने लगेंगे, उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी। उसी सिद्धांत का उपयोग जो है वो हम लोग मूविंग आयरन में भी किए हैं और मूविंग कॉइल में भी किए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों की टॉपिक चल रही है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वैद्युत माप उपयंत्र। वैद्युत माप उपयंत्र में हम लोग आज देखेंगे मूविंग कॉइल टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एमआई, यानी इसे कहेंगे हिंदी में चल कुंडली। प्रकार बेटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एमआई या मापन उपयंत्र। तो नाम से ही मालूम है कि इसमें कुंडली चलेगी, और कुंडली भी जो है चलेगी बेटा, गति करेगी। उसी कुंडली से हम लोग स्पिंडल या तर्क जोड़ देंगे तो हमारा तर्क मूव करने लगेगा, और जब तर्क मूव करेगा तो उसी तर्क के ऊपरी सिरे पर अगर पॉइंटर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा पॉइंटर या संकेतक फिर घूमने लगेगा। इस तरह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है कुंडली के माध्यम से जो है उत्पन्न हो जाता है, और वो जो है एक प्रकार का बल है बेटा। जो कैसे लगता है तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं कि भाई जब भी कहीं पर भी धारा प्रवाहित होती है तो अपना चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में यदि हम लोग कोई पीस ले आवें लोहे का, तो लोहे के पीस को कुंडली अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। अथवा बेटा कुंडली को ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रख दें
और कुंडली में धारा प्रवाहित कराएं तो भी क्या होगा, कुंडली चुंबकीय हो जाएगी और जो मेन हमारा स्थायी चुंबक लगे हुए हैं उनके चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगते हैं, जिससे कुंडली घूमने लगती है, नाचने लगती है, जस्ट लाइक डीसी मोटर। डीसी मोटर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो हम लोगों ने कहा कि चुंबकों को बॉडी पर फिक्स कर देते हैं और शाफ्ट और आर्मेचर पर जो है आर्मेचर वाइंडिंग लगा देते हैं, आर्मेचर प्रोड पर। और जब मोटर में हम लोग सप्लाई टर्मिनल के माध्यम से डालते हैं तो वो सप्लाई हमारे आर्मेचर वाइंडिंग में जाती है, जिससे हमारी आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग वही कॉइल है, कुंडली है, वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक बन जाता है। और हम लोग ऑलरेडी साइंस में पढ़े हुए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर एक बल IVL sin थीटा न्यूटन का लगने लगता है और इस बल के कारण कुंडली पर बल आघूर्ण लगने लगता है और कुंडली अथवा आर्मेचर नाचने लगता है। और जब आर्मेचर नाचने लगता है तो उसके धुरे पर हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेते हैं। वही सिद्धांत यहाँ पर भी है। हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र ये नॉर्थ है बेटा और ये साउथ है, मान लीजिए, तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर चलने लगती हैं ऐसे, और इसमें अगर कोई धारावाही चालक हम लोग रखते हैं, मान लीजिए कि ये तार है, ये चालक है जिसकी की लंबाई L मीटर है, हम लोग पढ़े हुए हैं, ये लंबाई L मीटर है और इसमें धारा I बह रही है ऐसे, और ये चुंबकीय क्षेत्र ये B है आपका, और ये इस समय जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से बेटा मान लीजिए कि थीटा अंश के कोण पर है, ये कोण थीटा है, तो इधर का मान हो जाएगा I cos थीटा, इधर का मान कितना हो जाएगा I cos थीटा, और इधर का मान हो जाएगा ऐसे हम लोग करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र में ये बन गया चुंबकीय क्षेत्र बीच में और उसमें एक चालक रखा है, उस चालक में I एम्पियर की धारा बह रही है, तो इस पर एक बल लगने लगता है। और बल F बराबर हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि बल F बराबर होता है IVL sin थीटा न्यूटन। बोलिए भाई, कितने न्यूटन का बल लगने लगता है। सेम यही प्रिंसिपल आपके मोटर में भी लागू होता है। एक हम लोग बॉडी ले लेते हैं और इस बॉडी पर जो है यहाँ पर हम लोग चुंबक लगा देते हैं ऐसे, और यहाँ पर भी चुंबक लगा देते हैं ऐसे, मान लीजिए, और यहाँ धुरे पर बेटा हम लोग ये वाइंडिंग लगा देते हैं। अब ये चुंबक का नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ही निकल रही हैं नॉर्थ से, यहाँ साउथ में घुस रही हैं, और यहाँ से हम लोग जो है कार्बन ब्रूस ये सब लगा के बेटा, और यहाँ से हम लोग जो है इसमें सप्लाई डाल देते हैं, यहाँ से DC सप्लाई डाल देते हैं। अब यहाँ से आप जो है DC सप्लाई इसमें डालेंगे, 3 वोल्ट की I एम्पियर की DC सप्लाई इनपुट करेंगे, इसमें डालेंगे, तो क्या होगा, यही जो है अब चुंबकीय क्षेत्र में रखा ये कैसा चालक बन गया, धारावाही। अब इसमें धारा बहने लगी I एम्पियर की, तो यही सिद्धांत से इस पर बल लगने लगता है। तो जैसे यही आपकी जो है DC मोटर हो गई, यही आपकी DC मोटर का काम करने का सिद्धांत कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक, ये जो एरिया बन रही है, ये इतने दूर की ये जो एरिया बन रही है, यही चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ और साउथ के बीच में, और उसके बीच में धारावाही चालक बन गए। ये क्या है, ये आपका आर्मेचर है, जिसको कि आप कहेंगे कॉइल वाइंडिंग। ऐसे जब सिद्धांतों का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर,
तो वो हमारी जो है ऐसे ही कुंडली, ये क्वाइल चलने लगेगी, घूमने लगेगी, तो उसी को हम लोग कहेंगे चल कुंडली प्रकार का मापक उपयंत्र, जिसमें हमारी क्वाइल मूव करे। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही चुंबक ले लिया, स्थायी चुंबक ले लेंगे हम लोग, थोड़ा वैसे बना देते हैं। चलिए बेटा, अमूमन नाल टाइप का लेंगे, थोड़ा सा नाल टाइप बनाया जाता है। ये पोर्शन बेटा हम लोगों का ऐसे ऐसे जाता है यहाँ से, और हम लोग जो है इसे जोड़ देते हैं नाल टाइप में।
ऐसे ले जाते हैं और ऐसे ऐसे, ये जो है नाल टाइप में मान लीजिए कि ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पर बेटा या तो फिर ऐसे जोड़ देते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सीधे जो है हम लोग ऐसे जोड़ देंगे। ये ऐसे जोड़, ये हमारा बन गया इस टाइप से। तो ये हमारा जो है नाल टाइप का एक चुंबक बन गया, इस टाइप से नाल टाइप का। चलिए, अब चुंबकीय बल रेखाएं जो है ऐसे नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे ऐसे जाने लगेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कुंडली रख देंगे। ये मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हमारी जो है चुंबकीय बल रेखाएं जो है ये चल रही हैं, जिन्हें हम लोग फ्लक्स कहेंगे। यही इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र भी है, इस दिशा में जा रहा है। इसमें यदि हम लोग कोई क्वाइल रख दें बेटा, तो क्वाइल भी हम लोग इस टाइप से मान लीजिए कि बनाते हैं ऐसे। तो देखिए ये क्वाइल हम लोगों की ऐसे हो गई, फिर इसे हम लोग ऐसे कर रहे हैं। ये क्वाइल हम लोगों की कुछ ऐसे दिख रही है। क्वाइल ऐसे बन गए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे ये क्वाइल रखी हुई है। ये हमारे जो चुंबक हैं, ये परमानेंट मैग्नेट है बेटा। ये कैसे हैं, नाल टाइप के परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है, नाल टाइप। नाल आप लोग देखे हैं, घोड़े की नाल देखे हैं कैसे होती है, यू आकार की। ये वैसे यू आकार के हैं। आप ऐसा नहीं बना सकते हैं बेटा, तो आप ऐसे बना लीजिए। देखिए ना, ऐसे बना लीजिए। यही जो अभी आपको सिद्धांत बता रहे थे, तो इसी को एकदम सिंपल जो है लाइन में ऐसे बना लीजिए। ये आपका ऐसे जो है नॉर्थ पोल बना लीजिए, ऐसे ये नॉर्थ पोल हो गया, और इधर साउथ पोल ऐसे बना लीजिए।
ये साउथ पोल हो गया, और इसी बीच में आपकी कॉइल आ गई। कौन क्या आ गई? इसी बीच में आपकी कॉइल इस टाइप की आ गई। और ये जो है एल्युमिनियम फ्रेम पर बेटा लिपटी हुई है। तो एल्युमिनियम फ्रेम ऐसे जो है कि ऊपर आप जो है कॉइल जो है ऐसे लपेट दीजिए। ये एल्युमिनियम फ्रेम पर ऐसे कॉइल कई टर्न का आप लपेट दीजिए ऐसे। ठीक है ना भैया? बोलिए। कई टर्न की ऐसे बेटा सिंपल में आप बना लीजिए, ऐसे भी बन सकते। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक फिक्स जो है लौह क्रोड रख देंगे। क्या करेंगे? एक फिक्स जो है कुंडली के अंदर लौह क्रोड, नरम लोहे का क्रोड भी रख देंगे। ठीक है? ये क्या हो गया? नरम लोहे का क्रोड। और यहाँ पर हम लोग बेटा इधर भी धुरा ऐसे लगा देते हैं, और ये भी स्पिंडल, और इधर भी स्पिंडल लगा देते हैं। ये हो गई आपकी ज्वेल बियरिंग। ये कौन बियरिंग हो गई? हाँ, पीवट हो गया। दिख रहा है भाई इसमें? पीवट बेटा, अथवा इसी को कहेंगे ज्वेल बियरिंग। ज्वेल बियरिंग। और ऐसे ऊपर भी लगा देंगे। पीवट क्या करेंगे? पीवट या ज्वेल बियरिंग स्पिंडल में ऊपर भी ऐसे लगा देंगे, इस पर ये टिक जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग स्प्रिंग लगा दें। ठीक है? इसी धुरे पर हम लोग स्प्रिंग लगाएंगे, हेयर स्प्रिंग। ये हो गई हेयर स्प्रिंग, यहाँ लग गई। ऐसे इधर भी लगाएं। लग गई इधर। एक दूसरे के विपरीत लगाएंगे। ये क्या है आपकी? हेयर स्प्रिंग। जिसे कहेंगे बाल कमानी। क्या कहेंगे? बाल कमानी। हाँ, हेयर माने बाल होता है बेटा, तो बाल कमानी। ये डबल हेयर स्प्रिंग हो गई। यही जो है आपका कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करेगी। क्या करेगी? कंट्रोलिंग टार्क।
तो ये जो है हेयर स्प्रिंग लगाई गई है और ये कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क ये उत्पन्न करेगा। ये हो गया बेटा हम लोगों का। इसे अगर हम लोग थोड़ा डार्क कर दें, ये डार्क वाला हो गया एल्युमिनियम फ्रेम। ये क्या हो गया? हाँ, इसे कहेंगे एल्युमिनियम फ्रेम। इसके ऊपर बेटा ये जो लुकती हुई है यही है आपकी इंसुलेटेड कॉपर वायर की कुंडली, क्वाइल। इसके ऊपर जो ये लिपटी है यही है, ये वाली जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर की क्वाइल। ये क्या? क्वाइल। और ये किसकी है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। और इसके अंदर जो है ये जो रखा हुआ है नर्म लोहे का फिक्स जो है बेटा, स्थिर जो है वो पीस रखा हुआ है। नर्म लोहे का पीस है। ये क्या चीज है? ये जो है ये कुंडली के अंदर नर्म लोहे का पीस है। इसका कार्य क्या है? ये नार से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी साउथ में, नार से जो निकलकर साउथ में जाएंगी, उनके लिए कम रिलेक्टेंस का पथ प्रदान कर। क्या नर्म लोहे के पीस क्या करेगी बेटा? फ्लक्स हेतु या चुंबक के लिए, फ्लक्स फाई के लिए बेटा कम रिलक्टेंस को कहते हैं प्रतिष्ठम्भ। क्या कहते हैं? कम प्रतिष्ठम्भ का पथ प्रदान करेगा। लिखाया गया, ये रखते हैं। और क्वाइल काहे के बनाते हैं? क्वाइल हम लोग बेटा इंसुलेटेड कॉपर वायर का बनाए। किसका बनाए? हाँ। अब एल्युमिनियम फ्रेम क्या करेगा? ये जो है भंवर धारा अवमंदन प्रदान करेगा। ये क्या करेगा? हाँ, भंवर धारा अवमंदन। माने इसमें एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाए। किसका? हाँ, अवमंदन अथवा डैम्पिंग। यहीं से फिर बेटा हम लोग जो है पॉइंटर जोड़ देंगे। यहीं से क्या करेंगे? पॉइंटर जोड़ देंगे। ये ऐसे पॉइंटर मान लीजिए हम लोगों का आ गया। यहाँ तीर बना दिया। और ये इसके अंशांकित पैमाना।
कैलिब्रेटेड स्केल क्या है? ये हो गया हम लोगों का पॉइंटर। ये भी हो गई हेयर स्प्रिंग। इसमें जो धारा हम लोग डालेंगे वो इन्हीं स्प्रिंग के माध्यम से डालेंगे। किसके माध्यम से डालेंगे? हाँ, इनके माध्यम से धारा डालेंगे और इधर इनके इधर जोड़ देंगे ऐसे ऐसे। सप्लाई यहाँ से जाएगी। क्लियर है? तो वही चित्र हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट है बेटा। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए। ये कैसे हैं? परमानेंट। ये मैग्नेट है। स्थायी चुंबक। अब इन्हीं के बीच जो है हम लोग रॉड लगा देते हैं, यानी स्पिंडल लगा देते हैं, तर्क लगा देते हैं ऐसे। ऐसे इधर भी लगा देते हैं। ये हो गया स्पिंडल, या स्पिंडल को तर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं या धुरा कहते हैं। तर्क या धुरा है। ये ऊपर भी लगा हुआ है और ये जो है आपकी कॉइल हो गई इंसुलेटेड कॉपर कॉइल। और इसके अंदर जो फ्रेम लगा है, ये जो फ्रेम है आयताकार, वो फ्रेम जो है बेटा एल्युमिनियम। इसके अंदर एल्युमिनियम फ्रेम है। ये क्या है? हाँ, ये कहेंगे ये एल्युमिनियम फ्रेम है। ये एल्युमिनियम फ्रेम क्या करेगा?
भंवर धारा पैदा करेगा और भंवर धारा डैम्पिंग का काम करेगा। यहाँ पर जो है ये हम लोगों की जो है एक हेयर स्प्रिंग यहाँ लगा दिया, ऐसे एक हेयर स्प्रिंग यहाँ लगा दिया, फिक्स कर दिया, और एक हेयर स्प्रिंग यहाँ लगा दिया, ऐसे यहाँ फिक्स कर दिया। ये दो हेयर स्प्रिंग लग गई, ये हो गई हेयर स्प्रिंग। हेयर माने बाल होता है, एकदम पतले तार बाल के बराबर पतले वायर की अगर स्प्रिंग लगा दें तो इसी को कहेंगे हेयर स्प्रिंग या बॉल स्प्रिंग। दोनों एक दूसरे के विपरीत लुक की रहेंगी और यही हम लोग पॉइंटर लगा देंगे इसी धुरे पर, ऐसे, और यहाँ पर हम लोगों ने स्केल बना दिया ऐसे। अंशांकित पैमाना बना दिया। यहाँ पर खूंटी भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही इस अब यही है आपका चल कुंडली प्रकार का माप उपयम। जब इसे ये एज ए वोल्ट मीटर, एज ए एम्पियर मीटर इसका हम प्रयोग करेंगे। एज ए एमीटर मान लीजिए प्रयोग कर रहे हैं, एज ए एमीटर और वोल्ट मीटर प्रयोग करेंगे, और वो भी सिर्फ डीसी के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? सिर्फ डीसी के लिए करेंगे, एसी पर ये काम नहीं करेगा। परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, अतः ये डीसी पर काम नहीं करेगा। और परमानेंट जहाँ मैग्नेट लगा रहता है वहाँ आपने ऑलरेडी लिखा है कि वहीं पर हम लोग जो है भंवर धारा डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, भंवर धारा अवमंदन क्रिएट करते हैं। भंवर धारा अवमंदन बहुत सटीक है और ये जो है इस पॉइंटर के कंपन को समाप्त करे ताकि हमें रीडिंग लेने में आसानी हो, तुरंत रुकेगा। ये नहीं है कि रीडिंग के बाएं दाएं जो है कुछ देर तक हिल रहा है, चल रहा है, कंपन कर रहा है, ऐसा नहीं। तो उसके लिए एल्युमिनियम के फ्रेम पर इस पर लपेटा। अब एल्युमिनियम के फ्रेम में क्या है कि जैसे इसमें हम लोग बेटा धारा प्रवाहित कराएंगे तो चुंबकीय हो जाएगी हमारी कॉइल, ठीक है ना। साथ ही जो है जैसे जो है ये चुंबकीय फ्लक्सों को के रेंज में रखी हुई है, वैसे ही हमारे जो है ये घूमते हुए, अब जब कॉइल घूमेगी बेटा मान लीजिए, तो कॉइल के साथ साथ हमारा उसका फ्रेम भी एल्युमिनियम वाला घूमेगा। तो जब एल्युमिनियम वाला फ्रेम घूमेगा तो वो भी नाद से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को काटने लगेगा, जिससे प्रेरण की घटना होने लगेगी और उसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा एल्युमिनियम फ्रेम में भी पैदा हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ा भंवर धारा डैम्पिंग की पूरी कहानी कि एक स्थायी चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में बेटा एक एल्युमिनियम की डिस्क लगा देते हैं, और जब धुरा नाचता है तो वो डिस्क भी नाचती है, जिससे नॉर्थ और साउथ के बीच में रखी हुई डिस्क जो है चुंबकीय फ्लक्सों को, चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को काटने लगती है। और जैसे फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, उस सिद्धांत से जो है एल्युमिनियम की डिस्क चुंबकीय फ्लक्सों को काटकर प्रेरित धारा पैदा करती है, और वो प्रेरित धारा जो है उसी एल्युमिनियम के डिस्क में गोलाई के रूप में बहती रहती है, जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं, है वो प्रेरित धारा। अब वो
गोलाई वाली सर्किट बनाने के कारण जैसे पानी में गोलाई में पानी हमारा जगह जगह घूमने लगता है तो उसको हम लोग भंवर कहते हैं। उसी के नाम पर, भंवर के नाम पर ये भी गोलाई में ही एल्युमिनियम के अंदर घूमेगी, छोटे छोटे सर्किट बनाने लगती है। इसीलिए छोटी छोटी सर्किट न बनावे, भंवर धारा न क्रिएट हो, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, उसे लैमिनेट करके बनाते हैं, पतली पतली पत्तियों का क्रोड बनाते हैं ताकि गोलाई वाली सर्किट न बनने पाओ। और हर पत्ती को जो है बेटा हम लोग जो है वार्निश कोटेड कर देते हैं कि अगर गोलाई में इलेक्ट्रॉन चले भी तो इस पत्ती का इलेक्ट्रॉन दूसरे पत्ती में जाकर और गोलाई वाला सर्किट बनाने न पाए। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो इस तरह से गोलाई वाली सर्किट नहीं बन पाती है क्योंकि बीच में एक पत्ती बेटा जो है के बीच में वार्निश है, तब दूसरी पत्ती चिपकी हुई है। तो अतः देखने में लगेगा कि सारी पत्तियां एक हैं, लेकिन वो वैद्युत रूप से एक दूसरे से अलग है। उसी को कहते हैं परतदार बनाना, अंग्रेजी में लैमिनेटेड बनाना। ऐसा करने से क्या है कि हमारी भंवर धारा नहीं बहने पाती। दूसर का, अगर आप जो है लोहे का उतने बड़ा बेलनाकार पीस ले लें और उसका एक पीस का क्रोड बना दें तो उसमें तमाम भंवर धाराएं अंदर पैदा हो जाएंगी। इसीलिए एक सॉलिड पीस का क्रोड न बना के उसे हम लोग परतदार कहते हैं, अंग्रेजी में लैमिनेटेड कहते हैं। जैसे कि मार्कशीट का आप लोग लैमिनेशन कराते हैं, तो उसी नाम पर हुआ, लैमिनेशन से हो गया लैमिनेटेड। लैमिनेशन क्या कराते हैं कि मार्कशीट की एक लेयर आपकी आती है, फिर उसके नीचे एक प्लास्टिक की लेयर आती है, फिर मार्कशीट की ऊपरी लेयर के ऊपर फिर एक मार्कशीट के ऊपर जो है आपकी प्लास्टिक की पन्नी फिर आ जाती है। तो आप कहते हैं कि हमने अपनी मार्कशीट का या सर्टिफिकेट का लैमिनेशन कराया, यानी अब आपकी मार्कशीट कई लेयर वाली बन जाती है। एक नीचे प्लास्टिक की लेयर, बीच में आपके मार्कशीट के कागज़ की लेयर, फिर उसके ऊपर एक फिर प्लास्टिक की पन्नी की लेयर आ जाती है। इस तरह से 3 लेयर की हम लोग जब बना लेते हैं तो उसी को कहते हैं कि मार्कशीट को लैमिनेशन कराएं। उसी लैमिनेशन से हो गया लैमिनेटेड। तो क्रोड को लैमिनेटेड करते हैं इसी भंवर धारा को रोकने के। तो एल्युमिनियम हमारी धातु हल्की है, उसे घुमाने में चलाने में ज़्यादा बल लगाना नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा द्रव्यमान ज़्यादा वेट रहेगा बेटा तो ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ेगी। हल्की वस्तु है तो थोड़े ही बल लगाने पर वो मूव कर जाएगी। तो इस तरह से एल्युमिनियम हल्का है। तो एल्युमिनियम के फ्रेम भी जो है क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ से चलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को ये घूम कर काटता है। जैसे घूमेगा बेटा तैसे ही ये फ्लक्सों का काटने लगेगा और उसमें प्रेरित धारा बहने लगेगी। और प्रेरित धारा के विषय में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि लेंज साहब ने बताया कि ये जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। तो इसमें जो एल्युमिनियम में प्रेरित धारा है वो जब तक गति नहीं करती तब तक ये फ्लक्सों को काटती नहीं है, उसमें जो है विद्युत वाहक बल नहीं बनता, भंवर धारा नहीं जनित होती। लेकिन अब वो उसी के गति का विरोध करे। तो अब जब एल्युमिनियम में भंवर धारा गति का विरोध करेगी तो वो जो है इस धुरे की गति को कम कर देगी, क्योंकि एल्युमिनियम का जो फ्रेम है बेटा ये इसी स्पिंडल पर कसा हुआ। अब जो है जब ये अपनी गति को धीमे करने लगेगी तो हमारा जो है स्पिंडल की गति धीमी होगी। इस तरह से ये जो है बेटा कौन सा डैम्पिंग पैदा करेगा, भंवर धारा अवमंदन पैदा करेगा। तो जब हमारे स्पिंडल की गति धीमी होगी तो स्पिंडल से जुड़ा हमारा ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर की भी गति जो है धीमी पड़ जाएगी। इस पॉइंटर की भी गति क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी और हमारा पॉइंटर जो है अवमंदित हो जाएगा। पॉइंटर हमारा क्या हो जाएगा, अवमंदित हो जाएगा। इस तरह से जो एल्युमिनियम का ये फ्रेम है ये जो है क्या करता है, भंवर धारा अवमंदन प्रदान करता है। भंवर धारा अवमंदन, अवमंदन को कहते हैं
अंग्रेजी में कहेंगे ईडी करंट, ईडी करंट बेटा डैम्पिंग। अवमंदन को क्या कहते हैं? डैम्पिंग कहते हैं। दिख रहा भाई? तो इस तरह से एक पूछेगा कि इसमें कौन सी डैम्पिंग प्रयोग होती है, कौन सा अवमंदन, तो भंवर धारा अवमंदन। वो कौन प्रदान करेगा? एल्युमिनियम का फ्रेम। फिर इसमें कंट्रोलिंग टार्क कौन देगा? तो कंट्रोलिंग टार्क हमारा ये हेयर स्प्रिंग देगा। ये हेयर स्प्रिंग बताया गया ना कि कंट्रोलिंग टार्क बेटा हम लोग दो प्रकार से देते हैं, एक जो है स्प्रिंग वाला और दूसर का गुरुत्व वाला। दो ही प्रकार का कंट्रोलिंग हम लोग देते हैं। कंट्रोलिंग टार्क जो है या तो ऐसे हेयर स्प्रिंग लगा कर देते हैं अथवा जो है गुरुत्व द्वारा वेट लगा देते हैं, और पृथ्वी जो है अपने गुरुत्व बल के कारण हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, नीचे की ओर खींचती है। इस तरह से वेट जो है वो अगर लगा दिया तो वो नीचे की ओर भागेगा, तो नीचे की ओर भागेगा बेटा तो पॉइंटर की गति को धीमा करने लगेगा, कंट्रोल करने लगेगा। तो इस तरह से दो प्रकार का हम लोग कंट्रोलिंग टार्क देते हैं। तो कंट्रोलिंग टार्क यहाँ पर हेयर स्प्रिंग द्वारा दे रहे हैं, इसीलिए जब धुरा घूमेगा बेटा तो एक स्प्रिंग कसेगी और दूसर की स्प्रिंग खुलेगी। जो कसेगी वो धुरे की गति को धीमा करने लगेगी, धुरे को जकड़ने लगेगी, धुरे की गति को, स्पिंडल की गति को जो है कम करने लगेगी। और जैसे ही स्पिंडल की गति कम होगी तो स्पिंडल से जुड़े पॉइंटर की गति कम हो जाएगी। इस तरह से हेयर स्प्रिंग क्या करेगी? कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करेगी। ये कौन सा टार्क उत्पन्न करेगी? हाँ, कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करेगी। यही सब पूछेगा कि भाई कंट्रोलिंग टार्क के लिए कौन सा सिस्टम लगाते हैं, तो आप कहेंगे हेयर स्प्रिंग सिस्टम लगाते हैं या स्प्रिंग सिस्टम लगाते हैं। पूछेगा कि इसमें जो है जल कुंडली माप यंत्र में कौन से जो है अवमंदन प्रयोग करते हैं। 4 विकल्प 3 विकल्प दे देगा कि भाई फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, भंवर धारा डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे भंवर धारा। पूछेगा कि इसमें किस टाइप का मैग्नेट का प्रयोग करते हैं, विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं या स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे नाल टाइप का। किस टाइप का? हाँ, नाल टाइप का बेटा, ये लिखा नाल प्रकार का परमानेंट मैग्नेट प्रयोग करें, स्थायी चुंबक प्रदान करें। ठीक है ना? ये बातें सब समझ में आ गई। पीवट यहाँ पर लगा हुआ है, यानी पीवट के सहारे जो है ये हमारा धुरा, और धुरा जो है हमारा अटैच है क्वाइल से। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि पूरा कहानी आपको मालूम हो गई कि भाई इसमें एक जो है परमानेंट मैग्नेट लेंगे, नाल टाइप का बेटा, स्थायी चुंबक ले लेंगे, और उसके चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग जो है एक एल्युमिनियम के फ्रेम पर इंसुलेटेड कापर, हाँ कापर वायर की बेटा, कापर वायर की जो है कि क्वाइल बनाएंगे, इस पर लुपेटेंगे क्वाइल, और इसके बीच में एक लोहे का, नरम लोहे का पीस भी रख देंगे, ताकि ये क्या करेगा, नरम लोहा क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्सों को अपनी ओर खींचे। ठीक है ना? लोहे की ये विशेषता होती है बेटा कि वो चुंबक से आकर्षित होता है, या फिर कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर समेटता है। इसीलिए हम लोग लव अखरोट का प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर में, मोटर में, जनरेटर में, हर जगह लव अखरोट का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में भी करते हैं कि जो है प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है हवा में बाएं दाएं ऊपर नीचे न चला जाए, इसलिए सारा फ्लक्स जो है उस लोहे में घुस जाएगा और फिर लोहे से चलते हुए दूसरी वाली वाइंडिंग से जाकर कट जाएगा। इस तरह से प्राइमरी के फ्लक्स का लीकेज कम करने के लिए बाएं दाएं ऊपर नीचे, भाई फ्लक्स तो चारों तरफ भागेगा, अब उसको कोई खींचने वाला चाहिए।
तो उसको खींचने के लिए नरम लोहा का क्रोड लगा देते हैं, नहीं तो वैसे बिना हवा में लगा दीजिए, प्राइमरी इधर लगा दीजिए, सेकेंडरी इधर लगा दीजिए। अब इसका जो फ्लक्स इसमें जा पाएगा वहीं कटेगा, बकिया कुछ ऊपर भी जाएगा कुछ इधर भी जाएगा, न इधर जाने पावा न ऊपर। इस बाइंडिंग का सारा फ्लक्स जो है इसी लोहे में रहे, तो इसलिए लोहे के क्रोड पर लपेट देते हैं बाइंडिंग। अब सारा फ्लक्स जो है ये बाएं दाएं ऊपर नीचे लीकेज कम कर देगा, सारे चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर खींचेगा, और फिर इससे जुड़ा हुआ फ्रेम ऐसे अगर आपने कोर मॉडल बनाया है या जो भी मॉडल, तो ये फ्लक्स ऐसे ऐसे चलने लगेगा, और इधर आप सेकेंडरी लपेटें उसमें कटने लगेगा। तो फ्लक्स लीकेज को कम करता है बेटा क्रोड, और दूसरा क्रोड क्या काम करता है, उनके चलने के लिए, फ्लक्सों के चलने के लिए कम रिलेक्टेंस का पथ प्रदान करता है। जैसे धारा के बहाव में बेटा जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम लोग प्रतिरोध करते हैं, ऐसे ही चुंबकीय बल रेखाओं अथवा चुंबकीय फ्लक्सों के चलने में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिष्ठंभ या अंग्रेजी में रिलेक्टेंस कहते हैं। तो ये लगा देने से कम रिलेक्टेंस हो जाएगा, कम प्रतिष्ठंभ का पथ प्रदान। क्लियर है? तो अंदर जो है इसमें कुंडली के अंदर एक जो है नरम लोहे का, सॉफ्ट आयरन का जो है पीस रख देते हैं, और वो पीस क्या करेगा, आपको लिखाया गया कि कम रिलेक्टेंस का पथ प्रदान करेगा। नार से चलने वाले चुंबकीय फ्लक्स जो चलेंगे साउथ की ओर जाएंगे, उनके रास्ते में जो है कम रिलेक्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए ऐसा करते हैं। अब हम लोग जो है धुरे के ऊपरी और निचले सिरे पर हेयर स्प्रिंग लगा देते हैं, और इनको दोनों का जो है बेटा डायरेक्शन ऐसा लगाते हैं कि जब धुरा घूमे तो एक कसे और दूसरा खुले, क्योंकि इसका दोनों काम, कंट्रोलिंग का काम, कंट्रोलिंग टार का दो काम है। एक तो जब धुरा घूमकर इस पॉइंटर को डिफ्लेक्शन प्रदान करेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रदान करेगा, तो उस समय उसकी गति को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। और जब हम लोगों ने रीडिंग ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंटर आया था, तो पुनः पॉइंटर को यहाँ से उठाकर वापस जीरो पर लाना भी होता है कंट्रोलिंग टार्क का काम, कि जब हमने रीडिंग ले लिया, प्रक्रिया हमारी समाप्त हो गई, तो अब हमारा पॉइंटर वहीं रुका न रहे, ठीक है ना? हाँ, वो क्या हो कि अब वापस अपने स्थान पर लौटा। तो ये काम जो है कंट्रोलिंग टार का ये करेगा, आपका स्प्रिंग करेगी, ठीक है ना? तो इसमें स्प्रिंग कंट्रोलिंग है। फिर इसी धुरे पर हम लोग जानते ही हैं कि पॉइंटर लगा देते हैं, और जब धुरा जो है घूमेगा तो पॉइंटर भी हमारा जो है इस स्केल पर, अंशांकित स्केल पर चलने लगेगा, मूव करने लगेगा। और इस तरह से जब ये मूव करने लगेगा तो हम कहेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा प्रभावी हो गया, डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा एक्टिव हो गया, वो पॉइंटर को मूव कराने लगा। अब वो डिफ्लेक्टिंग टार्क आया कहाँ से, तो आप कहेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है इसी सिद्धांत से आया जो हम लोग अभी देखे कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक के कारण। तो हमारा ये बन गया बेटा, ये बन गया चुंबकीय क्षेत्र भी, नार से जो है चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और ये साउथ में जा रही हैं, ये साउथ में या घुस रही हैं, ठीक है। और ये ऐसे जो है, ये ऐसे जो है बेटा ये जुड़ी रहती है। ये कैसे पोल हमारा जुड़ा रहता है, ये नाल टाइप का बन गया, बोलिए ना बेटा, ये कैसा बन गया, ये नाल टाइप का बन जाएगा, ऐसे जुड़ा रहता है। तो हम लोग जोड़ते नहीं हैं, सिंपली जो है ऐसे खाली नॉर्थ और साउथ लिख देते हैं, तो यही नाल टाइप का बन गया। तो अब ये जो है इसमें ऐसे हम लोग पहले कुंडली की संरचना करेंगे, एल्युमिनियम फ्रेम पर लगाएंगे, सब कुछ कर लेंगे और हेयर स्प्रिंग लगा लेंगे। अब जब हम लोगों को सप्लाई डालनी होती है या जिस परिपथ का हमें जो है बेटा धारा मापनी होती है या वोल्टेज मापना होता है, तो हम लोग एज ए एमीटर प्रयोग करेंगे, और जब वोल्टता मापनी होगी तो एज ए इसी इंस्ट्रूमेंट को वोल्ट मीटर के रूप में बनाएंगे और तब उससे जो है वोल्टता मापेंगे। जो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा वो
धारा मापी होगा तो उस पर ए लिखा होगा, कैपिटल ए लिखा रहेगा, और जिस पर जो है वोल्टेज मापने के लिए बना रहेगा उस पर कैपिटल वी लिखा रहेगा, या सीधे बाहर लिखा रहेगा वोल्ट मीटर, एमीटर लिखा रहेगा, अंदर यहाँ पर डायल पर जो है यहाँ पर भी लिखा रहेगा, यहाँ पर भी लिखा रहेगा, अथवा ये लिखा रहेगा, तो हम जान जाएंगे कि एम्पियर मीटर। क्लियर है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो कैसे कनेक्ट करना है ये नहीं पता लगेगा आपको, तो इसलिए लिखा रहता है एमीटर जो है श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो अब जिस परिपथ का, जैसे परिपथ भी आप देख लीजिए परिपथ है क्या, तो जैसे बेटा हम लोग जो है यहाँ से एक बल्ब ऐसे जला रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए कि एक बल्ब हम लोगों ने जलाया, ये बल्ब है, और फिर यहाँ से एक दूसरा भी बल्ब हम लोगों ने जलाया, मान लीजिए दो बल्ब ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और यहाँ से हम लोगों ने सप्लाई डाल दिया, यहाँ से फेज डाल दिया, और यहाँ से ऐसे जो है हम लोगों ने यहाँ पर न्यूट्रल कर दिया या माइनस कर। अब क्या होगा, जब यहाँ से हम लोग 20 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा। बोलिए ना? हाँ, यही हो गया आपका परिपथ। ये क्या बन गया? यही हो गया सर्किट, यही हो गया परिपथ। इसी परिपथ को हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहाँ इसके रेजिस्टेंस को यहाँ जोड़ देते हैं, और इस बल्ब के रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ देते हैं, और इस सिरे को ऐसे यहाँ कर देते हैं, और यहाँ पर ऐसे करके कहते हैं यहाँ से 20 वोल्ट की सप्लाई डाल रहे हैं, यहाँ से 20 वोल्ट की सप्लाई डाल रहे हैं, और धारा कहते हैं ऐसे जा रही है, इसमें घुस रही है, ऐसे परिपथ। तो इसी को कहते हैं एक सर्किट बन गया। कैसा? सीरीज सर्किट। तो यही परिपथ। अब इसमें अगर ये एम्पियर मीटर है तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? इसका एक टर्मिनल जो पीछे खूंटी है वो यहाँ पर जुड़ेगी, और दूसरी खूंटी यहाँ पर जोड़ देंगे, और ये बन जाएगा आपका जो है एम्पियर मीटर। ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया। अब जितनी धारा जा रही है वो सारी धारा को ये बताएगा कि परिपथ में इतने एम्पियर की धारा बह रही है या इतने मिली एम्पियर की बह। ये हुआ श्रेणी, यानी एम्पियर मीटर किस क्रम में जुड़ेगा? श्रेणी। अब अगर एज ए वोल्ट मीटर प्रयोग करना है बेटा, तो हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में माने वोल्टेज भिन्न भिन्न हो जाता है। यहाँ से अगर 220 वोल्ट आप दे रहे हैं तो मान लीजिए कि 150 वोल्ट ये ले रहा है, तो ये जो है कितना ले रहा है? 70 वोल्ट। इसको 17 वोल्ट मिल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन कितना वोल्टेज ले रहा है? तो अगर ये वोल्ट मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल भी लिखा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये वोल्ट मीटर है। तब इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तार यहाँ कट मारेंगे और यहाँ कट मारेंगे, और ऐसे जो है जोड़ देंगे, ऐसे यहाँ पर जोड़ देंगे वोल्ट मीटर को ऐसे, और इसका वोल्टेज बताने लगेगा कि 150 ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये हुआ समांतर। जहाँ का वोल्टेज मापना है उसके समांतर क्रम में लगा देंगे। अब देखिए ना, यहाँ से धारा आएगी, कुछ ऊपर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। ऐसे यहाँ भी मापना है तो यहाँ पर भी एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ये भी रीडिंग देता रहेगा। इस तरह से वोल्ट मीटर बेटा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है बहुत उच्च होता है, और एम्पियर मीटर का प्रतिरोध बहुत निम्न होता है, नगण्य। अगर इसका प्रतिरोध नगण्य नहीं होगा तो ये धारा को रोक देगा, अपने अंदर से जाने नहीं देगा, अतः धारा का सही मेजरमेंट नहीं करेगा। इसलिए इस एम्पियर मीटर में मैक्सिमम धारा प्रवाहित, एम्पियर मीटर में क्या हो? मैक्सिमम धारा प्रवाहित। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम धारा तब प्रवाहित होगी जब एम्पियर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम, तब उसमें पूरी की पूरी धारा प्रवाहित होगी और उसको ये मापेगा।
और दूसरा का कॉन्सेप्ट ये समझिए कि वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये V बराबर IR करेगा। क्या करेगा, ऐसे समझिए V बराबर क्या होता है IR। तो ये जो है अपने इतना रेजिस्टेंस इसका ऊंचा कर दें, इसका रेजिस्टेंस इतना हाई कर दें, हाई रेजिस्टेंस कर दें R का मान कि ये सारी धारा को अपने अंदर रोक ले, बाहर जाने न दे। बोलिए ना बेटा, ऐसा समझ। तब क्या करेगा, ये पूरे वोल्टेज का मान बता देगा। इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऊंचा रहे, ठीक है ना, ताकि V बराबर IR के सिद्धांत से अगर वो समझते हैं बेटा, तो हम लोग ये कहेंगे कि इसका R इतना ऊंचा कर दें कि ये धारा के लीकेज या धारा को कहीं जाने का जो है वो पूर्णतः रोक दे, और इस तरह से जब रोक देगा तो फुल वोल्टेज का मान V बराबर IR से हमारे समझ में आ रहा है कि आ जाए। क्लियर है? तो इस तरह से आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत उच्च रखेंगे और एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस बहुत निम्न अथवा जीरो रखा जा सकता है, लेकिन हम लोग जीरो रख नहीं पाएंगे। थोड़ा मोड़ा भी तार जोड़ेंगे तो उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, इसलिए बहुत निम्न रखते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हुई आपको। अब तीसरी बात, अब समानता और श्रेणी जोड़ लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि बोर्ड में एम्पियर मीटर का दोनों खूंटी अभी आपको ये दिखा रहे हैं ना, ये आपने देखा ना, ये जो है आपका वोल्ट मीटर लिखा हुआ, देखिए ना इस पर क्या लिखा हुआ, हाँ V लिखा हुआ, यही इसकी स्केल है और ये इसका पॉइंटर है, और बकिया ये सारे सिस्टम जो है वो इसके अंदर हाउसिंग में भैया, और पीछे ये टर्मिनल बना है, यही तार आपको जोड़ना। ऐसे ही आपका जो है ये देखिए, ये भी वोल्ट मीटर है, ऐसे ये भी वोल्ट मीटर है, लेकिन इसमें जो है पीछे देखिए केवल खूंटी बनी, और इसमें देखिए पीछे रेजिस्टेंस भी लगा हुआ। ठीक है ना भैया? तो अभी आपने पढ़ा कि इनकी रेंज बढ़ाने के लिए बेटा, वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शंट का और मल्टीप्लायर का प्रयोग करते हैं। बोलिए ना भाई, शंट क्या है? तो आपने कहा कि एक निम्न प्रतिरोध है शंट, जो कि समांतर क्रम में जुड़ता है। तो एमीटर की अगर रेंज बढ़ानी है बेटा, तो एक शंट हम लोग जोड़ेंगे, किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और एक वो मानक निम्न प्रतिरोध। जबकि मल्टीप्लायर क्या, एक मानक उच्च प्रतिरोध, जो कि वोल्ट मीटर में श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। किस क्रम में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर में जोड़ेंगे। तो अब क्या होगा, श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर के कॉइल के साथ अगर जोड़ देंगे तो उसका तो रेजिस्टेंस ऊंचा रखे ही हैं, R वोल्ट मीटर का उच्च रखे ही हैं, और एक श्रेणी क्रम में और उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे तो इसकी जो है माने R का मान और बढ़ जाएगा, फिर हमारे इस वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ जाएगी, अब और ज़्यादा वोल्टताएं मापने लगेगा। क्लियर है? तो वोल्ट मीटर की रेंज को बेटा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपने कहा कि 200 से 200 एम्पियर की जो धारा या कुछ इस टाइप का है, उसके अंदर जो है हम लोग जो रेजिस्टेंस है बेटा अंदर ही लगा देते हैं, और 200 एम्पियर से ऊपर की जो रेंज वाले हैं, 300 एम्पियर, 500 एम्पियर, 600 एम्पियर, ऐसे मापने वाले जो एमीटर होंगे, उनमें हम जो रेजिस्टेंस है बेटा वो बाहर से संयोजित करेंगे। तो ये देखिए, इसमें बाहर से ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये जुड़ा हुआ, ये बाहर से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस। और यही रेजिस्टेंस जो है जब बेटा ये समांतर क्रम में जुड़ेगा, निम्न रहेगा, ठीक है ना,
तो उसे हम लोग कहेंगे शंट। क्या कहेंगे? अथवा हिंदी में कहेंगे पार्स। और ये जुड़ेगा किसमें? एम्पियर मीटर वाले में जुड़ेगा। किसमें जुड़ेगा? यानी एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ानी हो तो एक अल्प प्रतिरोध उसकी कॉइल वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ दें। और 200 एम्पियर तक मापन वाला है एम्पियर मीटर, तो उसमें ये रेजिस्टेंस जो है अंदर ही इसी प्लास्टिक के अंदर रहेगा। और 200 एम्पियर से अधिक रेंज वाला रहेगा तो उसमें ये जो है बाहर से जुड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस देखिए जुड़ गए। ठीक है ना? क्यों जुड़ रहा है समांतर क्रम में? क्योंकि आप जानते हैं समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का मान 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से जुड़ता है बेटा। तो इसमें जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी टोटल का मान या कुल प्रतिरोध का मान उससे भी कम हो जाता है। तो अगर एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ानी है, उसका कुल प्रतिरोध बेटा जो है मान लीजिए कि 0.01 ओम है। अब आपने एक तो जो है 0.001 ओम का अगर रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़ दिया ऐसे, तो इसका कुल प्रतिरोध का मान अब 0.001 ओम से भी नीचे चला जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एमीटर का जितने रेजिस्टेंस कम होगा उतने जो है ये सही धारा का मापन करेगा और इसकी रेंज बढ़ जाएगी। अभी तक ये 200 एम्पियर माप रहा था तो अभी 300 एम्पियर भी मापने लगेगा, अपने अंदर से धारा को पास कराने लगेगा। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग कहते हैं बेटा, आपसे बहुत वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि भाई एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ानी है तो क्या करेंगे? तो आप कहेंगे एक अल्प प्रतिरोध उसके वाइंडिंग के समांतर क्रम में या कॉइल के समांतर क्रम में जोड़ दें तो कुल प्रतिरोध का मान घट जाए। कहेगा वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना है तो क्या करेंगे? तो आप कहेंगे वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो हम लोग जो है उसके कॉइल के जो है श्रेणी में एक मल्टीप्लायर जोड़ देंगे। मल्टीप्लायर क्या बेटा? जिसे हम लोग कहते हैं गुणक। ये क्या? उच्च प्रतिरोध। तो इसका ऑलरेडी प्रतिरोध उच्च है और एक उच्च प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो इसका प्रतिरोध और उच्च हो जाए। अब एक प्रश्न ये भी पूछता है कि भैया इस वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर बनाना है तो क्या करेंगे? हाँ, तो वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़। वोल्ट मीटर की जो कॉइल है बेटा उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध। अब इसके समान मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध बेटा 1000 ओम था। कितना? 1000 ओम है बेटा इसका मान। इस समय मान लीजिए कि इस वोल्ट मीटर में जो कॉइल हम लोग प्रयोग किए हैं उसका मान, उसको हम लोग प्रेशर कॉइल, वोल्टेज कॉइल कहते हैं ना, पीसी भी कहेंगे, दाब कॉइल भी कहते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में पीसी कहते हैं, प्रेशर कॉइल। तो उसका प्रतिरोध जो है बेटा मान लिया कि 1000 ओम है। कितना? हाँ, 1000 ओम है इसका। इस समय मान लिया कि जो कॉइल लगी है वो 1000। अब इसे जो है एम्पियर मीटर में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसके समांतर क्रम में एक मान लीजिए आप 0.1 ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे। कितने का? इस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर में जोड़ देंगे। अब देखिए इसी फार्मूले से अब इसी वोल्ट मीटर का कुल प्रतिरोध जो है 0.1 से भी कम होगा। तो ये एम्पियर मीटर की तरह काम करने लगा। हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में जो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध रहता है जुड़ा हुआ, उससे भी कुल प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान, परिणामी प्रतिरोध का मान घट जाता है, उससे भी कम हो जाता है। तो 0.1 से भी नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा ये
एम्पियर मीटर। अब इसका उपयोग हम लोग एज ए एम्पियर मीटर कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही आपसे पूछेगा कि एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप कहेंगे इसके श्रेणी में मल्टीप्लायर लगा दें, बहुत उच्च प्रतिरोध लगा दें। क्लियर है ना? हाँ, तो ये सब सारी बातें हुई। अब आइए अपने टॉपिक पर हम लोग आते हैं। ठीक है ना? सीरीज में और समांतर में जोड़ लेंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ये बात देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा जानकारी आपको हो गई है, तो इसको मिटाते हैं। ये दोनों चित्रों में से बेटा कोई भी एक चित्र आप बना लें या दोनों बना लें। क्लियर है? दोनों फिगर एक हैं। किसके हैं? मूविंग कॉइल। तो सिद्धांत तो आपने पढ़ा ही, संरचना देख लिया, सिद्धांत इसका आपने पढ़ा ही कि सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो आपने लिखा भाई प्रिंसिपल या सिद्धांत कहेंगे तो सिद्धांत वही है बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक अगर है तो उस पर एक बल IVL sin थीटा न्यूटन का कार्य करने लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर एक बल F बराबर IVL sin थीटा न्यूटन का कार्य करने लगता है। किसी सिद्धांत पर, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा धारावाही चालक बन जाएगा जब जिस परिपथ का धारा मापनी होगी या वोल्टता मापनी होगी तो उसे एज ए एमीटर या वोल्ट मीटर हम लोग परिपथ में ऐसे जोड़ेंगे। जहाँ यहाँ पर जोड़ रहे थे, यहाँ पर ऐसे परिपथ में जैसे ही सप्लाई में देंगे बेटा, तैसे इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगेगी इन स्प्रिंग के माध्यम से। इस स्प्रिंग के माध्यम से धारा ऐसे जुड़ी रहेगी। यहाँ से आपका जो है धारा जाने लगेगी, ऐसे जोड़ देंगे। यहीं से टर्मिनल बाहर निकलेगा, जो ये पीछे की खूंटियाँ हैं, ये पीछे की जो खूंटियाँ, यही है टर्मिनल। यहीं तार जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर तार इन्हीं खूंटियों में जोड़ा गया, यहाँ पर भी तार देखिए इन्हीं खूंटियों में जोड़ा गया। देखिए पीछे दो निकले, यही टर्मिनल, यहीं आपको जोड़ना है। ये भी देख लीजिए, इसमें भी जुड़ा है, यही टर्मिनल है, ये छोटा वाला। अब यही जो है यहाँ बोर्ड पर ऐसे कस दिया गया बेटा, तो ये सारा पोर्शन अंदर चला गया, खाली हम लोगों को इतना दिख रहा। चलिए, तो अब इसमें जो है सप्लाई जाने लगेगी और फिर इस कुंडली में धारा आने लगेगी। जब कुंडली में धारा आने लगेगी, बहने लगेगी, तो यही कॉइल हमारी जो ये कॉइल है, ये यहाँ पर लिखा है ये कॉइल जो है बेटा आप कैसा हो गई, चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक हो और इसी फार्मूले से उस पर बल लगने लगेगा और इस बल के कारण एक बल आघूर्ण लगने लगेगा। बोलिए भैया, जैसे मोटर में लग रहा है, एक बल आघूर्ण लगने लगेगा और ये कुंडली जो है नाचने लगेगी। कुंडली जब नाचने लगेगी यानी उसी को कहेंगे मूविंग कॉइल हो गई। अब ये मूव कर लगेगी। ये आपके स्पिंडल से जुड़ी है तो आपका स्पिंडल नाचने लगेगा। स्पिंडल यही नाचने लगा, अब यही डिफ्लेक्टिंग टार्क बन रहा, यही डिफ्लेक्टिंग टार्क बन रहा है। इसी को उत्पन्न करना, बकिया कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क तो ये अलग से पैदा हो। जब ये चलने लगेगा, हमारा स्पिंडल मूव करने लगेगा तो उससे जुड़ा हुआ पॉइंटर हमारा इस स्केल पर चलने लगेगा। इस तरह से पॉइंटर जब चलने लगा तो डिफ्लेक्टिंग टार्क आपका एक्टिव हो गया, काम करने लगा। किस सिद्धांत पर काम करने लगा? इस सिद्धांत। ये कौन सा सिद्धांत है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक पर एक बल लगने लगा। ठीक है ना? इसी सिद्धांत पर हमारी मोटर भी काम करती है। अब जब ये नाचने लगेगा तो इसी धुरा पर हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेते हैं तो मोटर कहलाती है।
तो अब बेटा यहाँ पर जो बल लगेगा, अब हम लोग लिखेंगे बेटा डिफ्लेक्टिंग टार्क। अगली पॉइंट क्या लिखेंगे? हाँ, डिफ्लेक्टिंग फोर्स अभी लिख लेते हैं हम लोग। बल कितना लगेगा? तो बल के लिए हम लोग लिखते हैं बल F बराबर लगेगा यहाँ पर। इसी तरह से बेटा हमारे क्वाइल पर अथवा कुंडली पर कितना बल लगेगा? कुंडली हमारी धारावाही चालक हो गई है, तो अब इस पर बल लगेगा। तो बल जो है लगेगा 2NIVL साइन थीटा लिखिए, या फिर खाली अगर मान लीजिए कि बेटा 90 अंश पर है, साइन 90, तो वहाँ पर जो है फिर साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो खाली IVL न्यूटन लिखें। क्या लिखें? न्यूटन। क्लियर है? अब ये 2n आया कहाँ से बेटा? तो n क्या है? नंबर ऑफ टर्न। n क्या? इसमें टर्नों की संख्या है, और हम लोग जानते हैं एक टर्न में कितने चालक हो जाते हैं? 2 चालक। तो इस तरह से 2n क्या बता रहा है? कुल चालकों की संख्या। n क्या है बेटा? n जो है नंबर ऑफ टर्न है, या कहेंगे टर्नों की संख्या। कुंडली में टर्नों की संख्या है बेटा। और एक टर्न में कितने चालक होते हैं? एक टर्न में 2 चालक, 2 कंडक्टर होते हैं। जैसे ऐसे भी हम लोग टर्न बनाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो ये एक टर्न हो गया। ये क्या हो गया? एक टर्न हो गया। और लेकिन एक टर्न में यही एक टर्न हुआ, और एक टर्न में 2 चालक हो गए, एक इधर, एक ये चालक हो गया और एक ये चालक। तो इस तरह से एक टर्न में 2 चालक, तो n टर्न में कुल कितने चालक? 2n। तो इसलिए हम लोग कहते हैं चालकों की संख्या बराबर 2 गुणे टर्नों की संख्या। बोलिए ना। अतः चालक कितने हो गए? तो हम लोग लिखते हैं चालक बराबर 2 गुणे टर्नों की संख्या। जय टर्न होंगे, सब में 2-2 चालक होंगे, इसलिए 2 से गुणा कर दिया। तो इस तरह से आ गया ये 2 गुणे n, यानी 2n। ठीक है? अब तो यहाँ पर बेटा चालक की संख्या आ गई 2n, ठीक। और फिर IVL, धारा उसमें I बल। अब अगर हम लोग जो है बल आघूर्ण ज्ञात करें, कौन सा? डिफ्लेक्टिंग टार्क, विक्षेपण बल आघूर्ण। विक्षेपण बल आघूर्ण, जिसे कहेंगे TD, डिफ्लेक्टिंग टार्क TD। तो ये जो है हो जाएगा, हम लोग जानते हैं बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे कितना? विस्थापन। अब बल का मान यहाँ से रख दें बेटा, तो ये बल देखिए लग रहा है। तो बल का मान हो गया 2NIVL बेटा। L क्या है? चालक की लंबाई है। B क्या है? फ्लक्स घनत्व है, जिसे वेबर बटे मीटर स्क्वायर में मापते हैं। I जो है बहने वाली धारा, जो यहाँ से कनेक्ट करेंगे बेटा, और जो इसमें I एम्पियर की धारा आएगी वो है। चुंबकीय क्षेत्र B है, और चालक की लंबाई जो है ये L ही है। बोलिए ना। तो B फ्लक्स घनत्व है बेटा। इसी B का मात्रक वेबर बटे मीटर स्क्वायर है। अमूमन पूछता है यही केवल। I बहने वाली धारा, n टर्नों की संख्या यहाँ पर लिखा गया है। n क्या है? टर्नों की संख्या है। तो ऐसे हो, और गुणे हो गया विस्थापन। गुणे क्या हो? गुणे हो गया विस्थापन। तो इस तरह से TD के लिए ये फार्मूला, विक्षेपण बल आघूर्ण जो है बेटा, इतना आ जाएगा। किसमें आएगा? न्यूटन मीटर। किसमें आएगा? और ये सदिश राशि, बल आघूर्ण सदिश राशि, मात्रक न्यूटन मीटर। बल का मात्रक न्यूटन
और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो हो गया न्यूटन गुणे मीटर। अब यहीं से आप देख रहे हैं ये कुंडली है बेटा, मान लीजिए कि ये कुंडली है ऐसे ये कुंडली है, एक टर्न ऐसे समझ लीजिए। तो देखिए ना, इस पर एक चालक ये है और एक चालक ये, दो चालक हैं। तो दोनों सतहों पर ऐसा बल लगे जो कि इसे कुंडली को घुमाने लगे। क्या करें? कुंडली को घुमाने लगे, ऐसा बल लगे, तो उसी को हम लोग बल आघूर्ण करते हैं। बोलिए ना। हाँ बेटा, तो ये जो है क्या करेगा, मान लीजिए कि बेटा इसे जो है इधर की ओर घुमाएगा, तो इसे इधर की ओर घुमाएगा तब है, तो ऐसे ऐसे नाचेगा। यही है घुमाव बल आघूर्ण। तो जो बल लग रहा है ये दोनों बल सेम रहेंगे, दोनों बल F या F कहेंगे, ये दोनों सतहों पर सेम लगेंगे और प्लस बल आघूर्ण हो गया, इसी को क्या कहेंगे? हाँ, और तो उस बल आघूर्ण जब ऐसे ज्ञात करते हैं बेटा कि एक बल जो है इधर की ओर लग रहा है F और एक इधर से ऊपर की ओर F लग रहा है, तब उनके बीच की ये दूरी देखते हैं। अगर दो समांतर बल बेटा एक दूसरे के ऊपर और विपरीत नीचे जो है किसी एक ही पिंड पर काम कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? युग्म बल कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म बल। और जब युग्म बल का बल आघूर्ण ज्ञात करना होता है तो कोई भी एक बल और गुणे उनके बीच की ये वाली लंबवत दूरी लेते हैं। इसकी इस बल की क्रिया रेखा ऐसे, इस बल की क्रिया रेखा ऐसे, इनके बीच की लंबवत दूरी यही है। तो वही आप लोग लिखे होंगे विस्थापन अथवा बलों के युग्म के बीच की लंबवत दूरी 2d अगर मान लिया जाए। इसे कितना माने? 2d मान लिया। एक अभी हम लोग एक तरफ की दूरी ले रहे थे, केवल इतने ले रहे थे, ये d ले रहे थे। अब इधरों वाली d लेंगे तो कुल हो जाएगी 2d। तो वही आपने इस तरह से फार्मूला लिखा, इसको मिटा देते हैं बेटा। तो इस तरह से अब आपका जो है यहाँ पर भी ऐसे ही इस पर बल लगेगा घुमाने वाला, तो इस भुजा पर भी लगेगा, इस भुजा पर भी लगेगा और इनके बीच की लंबवत दूरी 2d का मान ये हो जाए। ठीक है ना? तो यही आपने लिखा गुणे विस्थापन के जगह पर लिखा है आपने कितना? 2d। चलिए अब यहाँ से अगली पॉइंट आपने लिखा कि इस तरह से TD समान अनुपाते, अब किसके? सिर्फ धारा I। किसके समान अनुपात? सिर्फ धारा I के। I क्या बता रहा है? एक तरह से रेखीय प्रवृत्ति बता रहा, लीनियर, रैखिक। I स्क्वायर हो जाता तो पर बल आता, तो ये रैखिक बता रहा है। अतः आप कहेंगे, अतः इसका पैमाना जो है एक समान से, अतः इसका पैमाना क्या होगा? हाँ, इसका पैमाना या स्केल जो है एक समान हो। सारे डिवीजन कैसे होंगे? एक समान होंगे, समान समान दूरी पर ही सब रहेंगे। ठीक है ना? और अगला आपने लिखा कि जब बेटा हमारा ये पॉइंटर यहाँ पर आकर किसी अंक पर रुक जाएगा, जब हम लोग रीडिंग लेंगे तो वो हो जाएगी संतुलन की दशा। क्या हो जाएगा? हाँ, विक्षेप संतुलन की दशा। विक्षेप संतुलन की दशा में, संतुलन की दशा में आपने लिखा क्या हो जाएगा? TD बराबर TC हो जाएगा। TD क्या है? डिफ्लेक्टिंग टार्क, और TC क्या है? कंट्रोलिंग टार्क। ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा तो उसमें पॉइंटर हमारा स्थिर रहेगा। क्लियर है? और आगे आपने लिखा कि ये केवल DC मापन में प्रयोग किया जाए, चाहे DC की लिखा हुआ सिर्फ DC का धारा मापेंगे तो एज ए मीटर प्रयोग करेंगे, और DC का वोल्टेज मापेंगे तो उसे वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करेंगे, और इन्हीं दो रूप में प्रयोग करेंगे बेटा। AC पर इनका प्रयोग नहीं किया जाए। और ये बहुत सुग्राह्य हैं और सेंसिटिव है, और इनके द्वारा जो है बेटा ऊर्जा कम लॉस होती है। देखिए ना,
इनमें जो है ऊर्जा लॉसेस जो है कम, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा सुग्राह्य है। और बकिया रेंज आपने देखा है कि भाई अमूमन इन लोगों की रेंज जो है 0.25 ऐसे जो है मिली एम्पियर, और फिर 25 मिली एम्पियर धारा के लिए और 50 मिली वोल्ट के लिए इनकी डिज़ाइन की जाती है। और फिर जो है जब इनकी रेंज हमें बढ़ानी होती है तो ऐसे ही बेटा जो है हम लोग शंट अथवा मल्टीप्लायर जो है इनके परिपथ में समांतर में और श्रेणी में ऐसे जोड़कर इनकी रेंज को बढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें हुई। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट किस तरह से काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, हमारी कॉइल कैसे मूव करने लगती है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र में नाचने लगती है और उससे जुड़ा हुआ पॉइंटर हमारा मूव करने लगता है। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई। तो आज का क्लास यहीं सस्पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।